Hello, hello everyone. So we will discuss the next part of the ectopic pregnancy, that is management part. मैनेजमेंट हम तीन तरीके से कर सकते हैं. पहला है एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट, दूसरा है मेडिकल और तीसरा है सर्जिकल. मेडिकल मैनेजमेंट भी दो तरीके से हैं, जिसमें हम लोकल, जिसमें अल्ट्रासाउंड गाइडेड और लेप्रोस्कोपिक गाइडेड करते हैं. दूसरा है सिस्टमिक, मतलब सिस्टमिक ड्रग देते हैं जैसे कि मेथोट्रेक्सेट. और सर्जिकल में आप रेडिकल साल्पिंगजेक्टमी कर सकते हैं या तो फिर फैलोपियन ट्यूब को कंजर्व करने वाली सर्जरीज कर सकते हैं, जिसमें साल्पिंगोस्टमी, साल्पिंगोटोमी, सेगमेंटल रिसेक्शन एंड मिल्किंग और फिम्ब्रियल एक्सप्रेशन. नाउ अगर कोई पेशेंट आपके पास रप्चर्ड एक्टोपिक के पास आता है तो सबसे पहले आप क्या मैनेज करेंगे, क्या देखेंगे, कैसे करेंगे मैनेज. तो आपका जो प्रिंसिपल होता है ना मैनेजमेंट का, उसमें सबसे पहले आप पेशेंट को रिसिसिटेट करेंगे, क्योंकि पेशेंट शॉक में होता है, क्योंकि अंदर ही अंदर हीमोपेरिटोनियम डेवलप हो चुका होता है, बहुत ज़्यादा सीवियरली एनेमिक होती है पेशेंट. रेसिसिटेशन फॉलोड बाय लैप्रोटोमी. आप एंटी शॉक ट्रीटमेंट देंगे. सबसे पहले आप आईवी लाइन एक्सेस करेंगे, कॉलॉइड से स्टार्ट करेंगे, ब्लड कलेक्ट करेंगे फॉर द इन्वेस्टिगेशंस लाइक हीमोग्लोबिन, ब्लड ग्रुप, क्रॉस मैचिंग, ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम. फोलीज कैथेटर इंसर्ट करेंगे एंड कॉलॉइड यूज़ करेंगे वॉल्यूम रिप्लेसमेंट के लिए. नेक्स्ट आता है, फिर आप उसको स्टेबलाइज करने के बाद फिर आप ब्लड अरेंज करने के बाद आप लैप्रोटोमी प्लान करेंगे, जिसमें रैपिड अब्डोमिनल एक्सप्लोरेशन करेंगे, क्विक इन क्विक आउट. फिर आप जैसे ही अंदर हीमोपेरिटोनियम अगर होता है तो ब्लड रिमूव कर, मतलब ब्लड ड्रेन्ड आउट करने के बाद साल्पिंगजेक्टमी करने. साल्पिंगजेक्टमी इज़ अ डेफिनेटिव सर्जरी एंड सेंड स्पेसिमेन फॉर द हिस्टोपैथोलॉजी. एडमिनिस्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, या तो फिर अगर ऑटो ट्रांसफ्यूजन भी कर सकते हैं अगर डोनर अवेलेबल नहीं है तो. मैनेजमेंट ऑप्शन क्या क्या है अगर अनरप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो. तो आप सर्जिकली ट्रीट कर सकते हैं, सर्जिकली एडमिनिस्टर्ड आप मेडिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, मेडिकली ट्रीटमेंट लाइक सिस्टमिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं, या तो फिर आप एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट कर सकते हैं. अब ये कंडीशन आप कैसे चूज़ करेंगे कि किस कंडीशन में क्या ट्रीटमेंट देना है, ये हम फर्दर डिस्कस करेंगे. आइडेंटिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट. सबसे पहले तो ये सिर्फ और सिर्फ ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसीज के लिए होती है. हमने डिस्कस कर ली टाइप्स ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, उसमें से ट्यूबल एक टाइप है हमारा जिसमें कि एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट पॉसिबल है. दूसरा, आपका पेशेंट हीमोडायनेमिकली स्टेबल होना चाहिए. तीसरा, हीमोपेरिटोनियम अगर हो भी तो लेस देन 50 ml ब्लड बस होना चाहिए उसमें. और एडेनेक्सल मास जो है 3.5 सेंटीमीटर विदाउट हार्ट बीट, मतलब कार्डियक एक्टिविटी शुड नॉट बी प्रेजेंट. और जो साइज है मास का, सैक का, वो 3.5 सेंटीमीटर से कम का होना चाहिए. और बीटा एससीजी लेवल अगर हम करवाते हैं तो वो 1000 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर के हिसाब से होना चाहिए और डिक्रीजिंग ट्रेंड में होना चाहिए. इसका सक्सेस रेट 60% है. इसका प्रोटोकॉल क्या है? सबसे पहले पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन करेंगे विथ स्ट्रिक्ट क्लिनिकल सिम्टम्स मॉनिटरिंग. पेशेंट शुड बी अंडर मॉनिटरिंग ओनली, है ना. फिर डेली आप हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन करेंगे कि कहीं अंदर ही अंदर पेशेंट को ब्लीडिंग तो नहीं हो रही. फिर हर 48 आवर्स में या तो फिर 3 to 4 डेज में आप बीटा एससीजी का सीरम लेवल चेक करेंगे, जिसमें आपका अंटिल वो 10 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर से कम नहीं हो जाता. और टीवीएस करेंगे ट्वाइस अ वीक. एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट में स्पॉन्टेनियस रिजोल्यूशन होता है 72% केसेस में. 28% केसेस में हो सकता है कि रिक्वायरमेंट लग जाए हमको लैप्रोस्कोपिक साल्पिंगोस्टमी की. सीरम एससीजी रिटर्न टू नॉन प्रेग्नेंट लेवल इन 4 to 67 days during spontaneous resolution. Percentage fall in serum SCG by day 7 is a better indicator than by day 2. वार्निंग, ट्यूबल प्रेगनेंसी में रप्चर इवन विथ लो सीरम बीटा एससीजी लेवल. ठीक है ना. तो ये सबसे बड़ी वार्निंग है कि अगर आप एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट चूज़ करते हो तो ये बहुत बड़ी रिस्क है रप्चर होने की, क्योंकि ट्यूबल प्रेगनेंसी में ही एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट किया जा सकता है और ट्यूबल प्रेगनेंसी रप्चर हो सकती है लेकिन इन लो सीरम बीटा एससीजी लेवल.
और हम कब बेटर इंडिकेटर मानेंगे, जब डे 7 पे परसेंटेज फॉल हो जाएगा बीटा एससीजी का रेदर देन डे 2। अब आता है मेडिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट जो है, सर्जरी रिमेन द प्राइमरी ट्रीटमेंट ग्लोबली। हम सर्जरी ही करते हैं यूजुअली, क्योंकि हमारे मन में एक डर बैठा रहता है कि कहीं रप्चर ना हो जाए। बट कुछ केसेस में हम मेडिकल मैनेजमेंट भी चूज़ करते हैं, जो कि मेथोट्रेक्सेट से किया जाता है। अब मेथोट्रेक्सेट चूज़ करने के लिए कौन कौन से कैंडिडेट हैं? अनरप्चर्ड प्रेगनेंसी होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो, और सैक वही 3.5 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए विदाउट कार्डियक एक्टिविटी। सीरम बीटा एससीजी लेवल बिलो 10,000। परसिस्टेंट एक्टोपिक प्रेगनेंसी आफ्टर कंजर्वेटिव सर्जरीज। आपने कंजर्वेटिव सर्जरीज कौन कौन सी थी अपनी? साल्पिंगोटॉमी, मिल्किंग एक्शन, ये सब करने के बाद भी उसको परसिस्टेंट रिपीटेड एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो रही है तो हम मेथोट्रेक्सेट देंगे उसको। अब फिजिशियन चेकलिस्ट, इसमें वही आप सीबीसी करवाएंगे, एलएफटी करवाएंगे, आरएफटी करवाएंगे और सीरम एचसीजी लेवल करवाएंगे। ट्रांसवोजेनल सोनोग्राफी आप विद इन 48 आवर में कंडक्ट करेंगे, कंसेंट लेंगे। अगर एनटीडी मतलब RH नेगेटिव प्रेगनेंसी है तो उसमें आप एनटीडी एडमिनिस्टर करेंगे पेशेंट को, और फिर फॉलोअप अरेंज करेंगे डे 1, डे 4 एंड डे 7 पे। अच्छा, मेथोट्रेक्सेट कैसे कैसे एडमिनिस्टर कर सकते हैं? हम इसको ओरली दे सकते हैं, इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं और इंट्रावीनसली भी दे सकते हैं, और ये हमेशा फोलिनिक एसिड के साथ दिया जाता है। हिस्टोरिकल यूज़, फर्स्ट सिस्टमिक यूज़ फॉर ट्यूबल प्रेगनेंसी रिजोल्यूशन डिस्क्राइब्ड बाय तनाका, इन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है। क्लिनिकल एप्लीकेशन, प्राइमरीली यूज फॉर अर्ली रिजोल्यूशन ऑफ द प्लेसेंटल टिश्यू इन द एब्डोमिनल प्रेगनेंसी, ऑल्सो इफेक्टिव फॉर द ट्यूबल प्रेगनेंसी। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इसका? एक्ट एज अ फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट बाय इनहिबिटिंग द DHF डिहाइड्रोफॉलिक एसिड रिडक्टेज, डिस्टर्बिंग डीएनए सिंथेसिस एंड प्राइमिडीन प्रोडक्शन। जो हम देखते हैं ना हमारे डीएनए सिंथेसिस में लगता है प्राइमिडीन, वो इसको प्रोडक्शन में रिड्यूस कर देता है मेथोट्रेक्सेट, एंड लीडिंग टू द ट्रोफोब्लास्टिक सेल डेथ। आउटकम क्या है? डेथ ट्रोफोब्लास्टिक सेल आर ऑब्जर्व बाय द ऑटोलाइटिक एंजाइम्स एंड द मैटरनल टिश्यू। बेस्ट कैंडिडेट कौन है इसके लिए? जो कि एसिम्टोमेटिक है, फॉलोअप के लिए कंप्लाइंट है, और इनका सीरम वैल्यू जो है वो 5000 से कम है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी इम्पॉर्टेंट है इसकी, क्योंकि मेथोट्रेक्सेट हर किसी में नहीं दे सकते हैं आप। ब्रेस्ट फीडिंग पेशेंट में कभी नहीं देना है, इम्यूनोडेफिशिएंट पेशेंट या फिर एक्टिव इन्फेक्शन में नहीं, क्रॉनिक लिवर डिसीज़, एक्टिव पल्मोनरी डिसीज़, एक्टिव पेप्टिक अल्सर और कोलाइटिस में, ब्लड डिसऑर्डर में, हेपेटिक, रीनल या हेमाटोलॉजिकल डिस्फंक्शन में नहीं देना है। दिस वन इज़ इम्पॉर्टेंट, कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ मेथोट्रेक्सेट। अब ये प्रोटोकॉल क्या है, किस प्रोटोकॉल से हम मेथोट्रेक्सेट देते हैं? IM एडमिनिस्टर कर रहे हैं इसमें, जिसमें हम सिंगल डोज रेजिमेन भी फॉलो करते हैं, जिसमें मेथोट्रेक्सेट हम 50 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया जो है बॉडी का 50 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर IM दे रहे हैं। और फिर आप इसका बीटा एससीजी लेवल डे 4 पे और डे 7 पे चेक करते हैं। अगर डिफरेंस आ रहा है लेस देन 15%, देन रिपीट वीकली बीटा एससीजी लेवल अंटिल इट्स बिकम अनडिटेक्टेबल। मतलब अगर डिफरेंस 15% से कम आता है पहले फर्स्ट डे 1 के और डे 4 के लेवल पे, तो फिर आप इसमें हर वीक पे रिपीट करेंगे बीटा एससीजी लेवल जब तक वो अनडिटेक्टेबल नहीं हो जाता। लेकिन डिफरेंस अगर 15% से ज़्यादा आता है तो रिपीट एंड बिगिन एज डे न्यू वन। ठीक है, मतलब ये बताना चाह रहा है कि बीटा एससीजी का लेवल अगर 15% से कम हो गया, मतलब कम जैसे कि 15% से आपका मान के चलिए कि अगर पेशेंट का बीटा एससीजी लेवल 5000 था तो वो रिड्यूस होकर के बाय द एंड ऑफ द वीक 15% से कम बचा, तो फिर आप उसको वीकली लेके जा करके हर वीक पे बीटा एससीजी लेवल ट्रेस करेंगे और जब तक वो अनडिटेक्टेबल नहीं होगा तब तक आप पेशेंट का फॉलोअप करेंगे। लेकिन अभी भी वो 15% से ज़्यादा बीटा एससीजी लेवल आ रहा है बॉडी में, तो फिर आपको फिर से मेथोट्रेक्सेट देना पड़ेगा और आपको उसको कंसीडर करना पड़ेगा एज डे 1।
अब ये आप नेक्स्ट प्रोटोकॉल जो है वो है आपका मल्टीपल डोजेस प्रोटोकॉल, जिसमें मिथोट्रिक्सेट आप 1 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से दे रहे हैं IM, और जो कि आप देंगे 1, 3, 5, 7 इन दिन पे, और हर अल्टरनेट डे पे आप ल्यूकोवरिन देंगे जो कि अपना फॉलिनिक एसिड होता है 0.1 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से ऑन अल्टरनेट डे ऑफ 2, 4, 6, 8। आप इंजेक्शन हर अल्टरनेट डे में देंगे, और फिर बीटा एसटीजी लेवल अगर 15% तक डिक्रीज़ हो जाता है तो फिर आप इसका 48 आवर्स ऑफ द 4 डोज, मतलब आपने चारों डोज डे 7 तक कंप्लीट कर लिए बाय द एंड ऑफ द वीक। उसके बाद फिर आपने 48 आवर्स बाद बीटा एससीजी लेवल का ट्रेस किया, तो अगर 15% तक डिक्रीज़ हो गया है देन वीकली आप करेंगे बीटा एससीजी लेवल, फिर उस तब तक करेंगे जब तक वो अनडिटेक्टेबल नहीं हो जाता है बॉडी में। अब इसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज वही है कि आपका मिनिमल हॉस्पिटलाइजेशन है, आउट पेशेंट ट्रीटमेंट है, क्विक रिकवरी टाइम है, सक्सेस रेट 90% है विद प्रॉपर केस सिलेक्शन। डिसएडवांटेज क्या है? साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्किन इशू हो जाते हैं पेशेंट को, बहुत ज़्यादा रेगुलरली मॉनिटरिंग लगेगी, लाइक वीकली टोटल ब्लड काउंट, लिवर फंक्शन टेस्ट, सीरम बीटा एससीजी लेवल अंटिल इट बिकम्स नेगेटिव। अब ये है सर्जिकली एडमिनिस्ट्रेड मेडिकल ट्रीटमेंट, ये यूजुअली अब फॉलो नहीं होता है, पहले की थियोरी थी ये ट्रोफोब्लास्टिक सेल को डिस्ट्रॉय करता है विदाउट काजिंग द सिस्टमिक साइड इफेक्ट। इसमें आप डायरेक्ट ट्रोफोटॉक्सिक सब्सटेंस इंजेक्ट करते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के सैक में और फेलोपियन ट्यूब में। इसका इंजेक्शन का मेथड क्या है? आप लैप्रोस्कोपिकली इंजेक्ट कर सकते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफिकली गाइडेड लाइक ट्रांस अब्डोमिनल और ट्रांस वजाइनल कर सकते हैं, और फेलोपोस्कोपिक कंट्रोल से भी कर सकते हैं। अब इसमें क्या क्या होता है जो ट्रोफोटॉक्सिक सब्सटेंस माने जाते हैं, लाइक मिथोट्रिक्सेट, पोटेशियम क्लोराइड, मिफीप्रिस्टोन, PGF2 अल्फा, हाइपर ऑस्मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन एंड एक्टिनोमाइसिन डी। इसका एडवांटेज क्या है? सबसे पहले तो ये टिश्यू कंसंट्रेशन में इंक्रीज होता है लोकल साइट पे, सिस्टमिक साइड इफेक्ट बहुत कम करा देता है, हॉस्पिटलाइजेशन का ड्यूरेशन कम करता है, और मतलब फर्टिलिटी को भी प्रिजर्व करके रखता है। फॉलोअप प्रोटोकॉल क्या है? अब इसका आप सीरम बीटा एससीजी लेवल ही कराएंगे हफ्ते में 2 बार, जब तक वो लेस देन 10 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर कम हो नहीं जाता, उससे कम नहीं हो जाता। ट्रांसवैजाइनल सोनोग्राफी वीकली परफॉर्म करेंगे फॉर 4 to 6 वीक, और बीटा एससीजी लेवल आफ्टर 6 मंथ टू असेस द ट्यूबल पेटेंसी, या मतलब, और बीटा एससीजी लेवल भी चेक करेंगे, सॉरी बीटा एससीजी नहीं, ये बीटा चेक मतलब हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी करेंगे 6 मंथ के बाद, ये देखने के लिए कि आपकी ट्यूबल पेटेंसी सही है कि नहीं है। लेट मी करेक्ट इट, इट इज HSG। सर्जिकल अप्रोच क्या है? अब इसमें लाभ हम आ गए सर्जिकल मैनेजमेंट पे। सर्जिकल अप्रोच, अब आप इसमें कंजर्वेटिव मैनेजमेंट भी कंजर्वेटिव सर्जरीज भी चूज़ कर सकते हैं वाया लैप्रोस्कोपी, और माइक्रो सर्जिकल लैप्रोटॉमी भी कर सकते हैं। इसमें ये है कि आपको इंडिकेशन तभी है कंजर्वेटिव करने का जब आपको फ्यूचर फर्टिलिटी डिज़ायर हो, या तो फिर प्रीवियस डैमेज और रिमूवल ऑफ अपोजिट फेलोपियन ट्यूब, मतलब दूसरी फेलोपियन ट्यूब ऑलरेडी रिमूव हो चुकी हो। तो अब टेक्निक सिलेक्शन डिपेंड्स ऑन location and size of the gestational sac, condition of the fallopian tube and accessibility to the site. Various conservative management indicated when fertility preservation is desired, patient is hemodynamically stable, tubal pregnancy is accessible, प्रेगनेंसी इज अनरप्चर्ड एंड इसका साइज लेस देन 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, कॉन्ट्रोलेटरल ट्यूब एब्सेंट होगी या तो फिर डैमेज होगी, इसलिए हम कंजर्वेटिव चूज कर रहे हैं ताकि उसकी फर्टिलिटी हैम्पर ना हो। अब लीनियर साल्पिंगोस्टमी क्या होती है? ये हम अनरप्चर्ड ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए करते हैं, जिसमें लेस देन 2 सेंटीमीटर का साइज होता है एम्पुलरी रीजन में, एक लीनियर इंसिजन देते हैं एंटी मीजेंट्रिक बॉर्डर पे, और कंटेंट फिंगर से रिमूव करके या फिर स्कैल्पल या फिर जेंटल सक्शन करके, और फिर इंसिजन को ओपन छोड़ देते हैं, मतलब उसमें कोई भी सूचर नहीं लेते हैं, उसको सेकेंडरी हीलिंग से हील होने देते हैं।
दूसरा आता है लीनियर साल्पिंग, ये लीनियर साल्पिंग गोस्टोमी हुआ, इसमें लीनियर साल्पिंग गोटोमी हुआ, इसमें सिमिलर इंसिजन देते हैं लेकिन हम इसको क्लोज कर रहे हैं सूचर से, 7-0 इंटरप्टेड वाइक्रल सूचर से। नेक्स्ट होता है सेगमेंटल रिसेक्शन एंड एनास्टोमोसिस, आप इंडिकेटेड इन अनरप्चर्ड इस्थमिक प्रेगनेंसी, ये एम्पुलरी प्रेगनेंसी के लिए इजी है, और इस्थमिक अगर हो तो हम इसमें कट एंड टू एंड एनास्टोमोसिस परफॉर्म करेंगे जैसे कि हम रिकैनलाइजेशन में करते हैं। मिल्किंग और फिम्ब्रियल एक्सप्रेशन, आइडियल फॉर डिस्टल एम्पुलरी एंड इनफंडिबुलर प्रेगनेंसी, जिसमें रिस्क ऑफ परसिस्टेंट एक्टोपिक प्रेगनेंसी के रिस्क बढ़ जाते हैं। आपने मिल्किंग एक्शन से फिम्ब्रिया से उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी को बाहर निकाल दिया। एडवांटेज ऑफ लेप्रोस्कोपी क्या है? असिस्ट इन डायग्नोसिस, evaluation and treatment, identifies the other cause of infertility, reduces hospitalization, operative time, recovery and analgesic need. फॉलो अप आफ्टर कंजर्वेटिव सर्जरीज, आप मॉनिटर करेंगे सीरम बीटा एससीजी लेवल अंटिल इट बिकम्स नेगेटिव, वीकली करना है, या तो फिर अगर बीटा एससीजी का लेवल राइज हो रहा है तो हम मेथोट्रेक्सेट भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं। अब साल्पिंगजेक्टमी क्या होता है? ये सूटेबल होती है ऑल टाइप्स ऑफ ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी, आइदर पार्शियल और टोटल। साल्पिंगोस्टोमी और साल्पिंगोटमी ओनली इंडिकेटेड व्हेन फर्टिलिटी कंजर्वेशन इज रिक्वायर्ड, हीमोडायनेमिकली स्टेबल, ट्यूबल प्रेगनेंसी इज एक्सेसिबल, pregnancy is unruptured and smaller than 5 cm, contralateral tube is absent or damaged. Surgical treatment of choice does not affect the post-treatment fertility. Prior infertility history significantly reduce fertility after the treatment. पहले अगर इनफर्टिलिटी की हिस्ट्री हो तो ये चांसेस है कि आफ्टर द ट्रीटमेंट रिड्यूस हो जाती है फर्टिलिटी के चांसेस। एक स्कोर डेवलप हुआ है टू गाइड द सर्जिकल डिसीजंस। स्कोरिंग सिस्टम कंसीडर द प्रीवियस गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री एंड पेल्विक ऑर्गन अपीयरेंस। इट हेल्प्स इन डिसाइडिंग द साल्पिंगोस्टोमी, साल्पिंगोटोमी और साल्पिंगजेक्टोमी। आप क्या करने वाले हैं पेशेंट में। अब ये स्कोर है फर्टिलिटी रिड्यूसिंग फैक्टर, और ये साइड में स्कोर्स मेंशन है। प्रीवियस वन एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो आपको 2 पॉइंट दिया है। अगर एडिशनल एक्टोपिक प्रेगनेंसी पे आपको 1 पॉइंट ऐड कर दिया गया है। फिर प्रीवियसली आपको एडिसियोलाइसिस किया है किसी पेशेंट में तो 1 पॉइंट, ट्यूबल माइक्रो सर्जरी हुई हो लाइक रिकैनलाइजेशन तो 2 पॉइंट, साल्पिंजाइटिस मतलब इन्फेक्शन हो ट्यूब में तो 1 पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ सॉलिटरी ट्यूब मतलब सिर्फ एक ही अकेली ट्यूब हो तो 2 पॉइंट, होमोलेटरल एडेशन मतलब सेम साइड पे एडेशन है तो 1 पॉइंट, और कॉन्ट्रालेटरल एडेशन मतलब दूसरी साइड पे एडेशन है तो भी 1 पॉइंट। द स्कोरिंग एस्टिमेट द रिस्क ऑफ रिकरेंस ऑफ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एंड ट्रीटमेंट गाइडेंस, कंजर्वेटिव सर्जरी तभी रिकमेंड की जाती है जब ये स्कोर जो है 1 से 4 के बीच में हो, और रेडिकल ट्रीटमेंट तभी एडवाइस किया जाता है जब स्कोर जो है 5 और उससे ज़्यादा हो। Laparotomy and laparoscopy is used hemodynamically stable patient. Ruptured ectopic pregnancy may not require laparotomy unless large clots are present. ठीक है। and रिप्रोडक्टिव आउटकम क्या है? रिप्रोडक्टिव आउटकम्स आर सिमिलर बिटवीन द लेप्रोस्कोपी एंड लेप्रोटमी। लेप्रोस्कोपी और लेप्रोटमी से रिप्रोडक्टिव आउटकम में कोई भी इफेक्ट नहीं होता। दोनों मेथड में 40% ही इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी के रेट होते हैं, और दोनों में ही अप्रॉक्सीमेटली 12% रिकरेंट एक्टोपिक प्रेगनेंसी के रिस्क हो सकते हैं रिगार्डलेस ऑफ द ट्रीटमेंट टाइप। अब लेप्रोस्कोपिक साल्पिंगजेक्टमी क्या होता है? इसमें आप लेप्रोस्कोपिक सीजर से और डाइथर्मी और एंडोलूप मेथड परफॉर्म करते हैं। लूप 1 नंबर 1 कैटगट आर प्लेस्ड ओवर द एक्टोपिक प्रेगनेंसी, टाइट करते हैं इसमें, और ट्यूबल प्रेगनेंसी कट द डिस्टिल टू लूप स्टिच, मतलब वही लूप को कट करके स्टिच करना है आपको, और एक्साइज टिश्यू रिमूव पीस बाय पीस विथ टिश्यू रिमूवल बैग। नेक्स्ट आता है लेप्रोस्कोपिक साल्पिंगोस्टोमी। इसमें आप इंजेक्ट करते हैं वेसोप्रेसिन 10 to 40 इंटरनेशनल यूनिट डाइल्यूटेड इन 10 ml नॉर्मल सलाइन इनटू द मीजोसाल्पिंग्स टू रिड्यूस द ब्लड लॉस। ये दिखा रहे हैं इसमें, ये जो दिख रहा है मोटू सा, इसमें अंदर ही एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। ये आप एंटी मीजेंट्रिक बॉर्डर पे आप वेसोप्रेसिन डाइल्यूटेड फॉर्म में इंजेक्ट करेंगे। फिर एंटी मीजेंट्रिक बॉर्डर पे एक लॉन्गिट्यूडनल इंसिजन लगाएंगे ओवर द ट्यूबल प्रेगनेंसी using laser, organ, laparoscopic scissor, whatever
is good for you, dithermy knife, and evacuate the tubal pregnancy by suction irrigation. ये जो suction aspiration से आपने tubal pregnancy को irrigate कर लिया और suction कर लिया. persistent ectopic pregnancy हो सकती है after the salpingostomy और salpingotomy due to the incomplete removal of the trophoblastic tissue. आप किसी चीज़ को सक्शन करके निकाल रहे हो सकता हो वहाँ पे वो अडर रह जाए, तो वो ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यू वहाँ पे रहने के कारण से इनकम्प्लीट रिमूवल कंसीडर हो सकता है, और ये कारण हो सकता है पोस्ट ऑपरेटिव बीटा एससीजे लेवल का रेज होने का. अनट्रीटेड केसेस में लाइफ थ्रेटनिंग हेमरेजेस भी हो सकते हैं. अब रिस्क फैक्टर क्या क्या इंक्लूड हो सकते हैं? अर्ली एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो भी चांस, जो अर्ली चीज़ होती है वो बड़ी मुश्किल से निकलती है, वो बहुत अच्छे से अडर होती है. तो लेस देन 6 वीक ऑफ एमिनोरिया, एक्टोपिक का साइज ही लेस देन 2 सेंटीमीटर है, हाई प्री ऑपरेटिव बीटा एससीजी लेवल, बीटा एससीजी का लेवल मोर देन 3000 है विथ लेस देन 50% ड्रॉप ऑन पोस्ट ऑपरेटिव डे 1. इम्प्लांटेशन मीडियल टू द साल्पिंगोस्टोमी साइड, मतलब साल्पिंगोस्टोमी साइड के मीडियल साइड पे इम्प्लांटेशन हुआ है, ना कि लेटरल साइड पे, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि ये परसिस्टेंट एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाए. उसके बाद ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है? आप इसमें वही साल्पिंग पार्शियल या टोटल साल्पिंगजेक्टमी करेंगे, या तो फिर आप मेथोट्रेक्सेट प्लस ल्यूकोवेरिन का रेजिमेन स्टार्ट करेंगे पेशेंट में. अब नेक्स्ट कुछ टाइप्स जो बचे हुए हैं हमारे ओवेरियन एक्टोपिक प्रेगनेंसी के. ओवेरियन एक्टोपिक प्रेगनेंसी वो हैं जो कि 1 in 40,000 प्रेगनेंसीज में देखी जाती हैं. इसके रिस्क फैक्टर क्या है? IUCD यूज, एंडोमेट्रियोसिस ऑन द ओवेरियन सरफेस. क्लिनिकल कोर्स क्या है इसका? सिमिलर टू द ट्यूबल प्रेगनेंसी, टिपिकली रप्चर विद इन 2 to 3 वीक्स, यूजली कन्फर्म ड्यूरिंग द लैप्रोटमी. अब इसका क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाम याद करना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. एंड फॉर द पीजी स्टूडेंट ये पूरा का पूरा क्राइटेरिया याद करना बहुत ज़रूरी है. स्पिलबर्ग क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिस, इसमें सेम साइड की फेलोपियन ट्यूब इंटैक्ट होनी चाहिए और सेपरेट होना चाहिए फ्रॉम द गैस्टेशनल सैक. क्यों? क्योंकि यही सेपरेट करता है आपको रिकॉग्निशन से कि ये जो प्रेगनेंसी है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी ट्यूबल नहीं है, ओवेरियन है. सैक जो है वो ओवरी के अंदर होना चाहिए. सैक से जो है कनेक्टेड टू द यूट्रस बाय द ओवेरियन लिगामेंट, जैसे कि ओवरी जो है ओवेरियन लिगामेंट से कनेक्ट होती है, वैसे ही सैक भी कनेक्ट होना चाहिए ओवेरियन लिगामेंट से. और सैक के सराउंड में वॉल पे ओवेरियन टिश्यू आपको मिलना चाहिए हिस्टोपैथ में. तो आपका अगर मैनेजमेंट रप्चर्ड है तो लैप्रोटमी करेंगे, अनरप्चर्ड है तो ओवेरियन वेज रिसेक्शन, ओवेरियन सिस्टेक्टमी या ऊफ्रेक्टमी भी कर सकते हैं. abdominal प्रेगनेंसी, ये रेयर फॉर्म ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी है. इसमें मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, 7 to 8 times हायर देन द ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी. इसमें 90 टाइम्स हायर देन द इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी. हिस्ट्री क्या है इसकी? इरेगुलर ब्लीडिंग, स्पॉटिंग, नॉशिया, वॉमिटिंग, फ्लैचुलेंस, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, एब्डोमिनल पेन और फीटल पार्ट उसको देखने को मिलेंगे एब्डोमिन में. ऑन एग्जामिनेशन फीटल पोजीशन अब नॉर्मल रहेगी, इजीली पाल्पेबल फीटल पार्ट्स रहेंगे, यूट्रस सेपरेट रहेगी गैस्टेशनल सैक से, कोई यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं होंगे आफ्टर द ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन. इसका कंफर्म कैसे डायग्नोसिस बनाएंगे? तो अल्ट्रासाउंड से, CT, MRI, रेडियोग्राफी से करेंगे. अब इसकी टाइप्स ऑफ कंडीशन क्या है? प्राइमरी, ये जो है इसका स्टिटफोर्ड क्राइटेरिया होता है, ये वाला क्राइटेरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है. उसमें स्पिलबर्ग था, इसमें स्टिटफोर्ड क्राइटेरिया है, जिसमें बोथ फेलोपियन ट्यूब्स एंड ओवरीज शुड बी नॉर्मल. कोई भी यूट्रोपेरिटोनियल फिस्टुला नहीं होना चाहिए, लाइक यूट्रस से निकल के एब्डोमेन में आ गई है या तो फिर ट्यूब से निकल के एब्डोमेन में आ गई है, नहीं होना चाहिए. द प्रेगनेंसी रिलेटेड टू द पेरिटोनियल सरफेस विथ यंग patient young enough to exclude secondary implantation, मतलब इतना यंग होना चाहिए कि सेकेंडरी इम्प्लांटेशन से वो एक्सक्लूड कर दें अपन उसको. और सेकेंडरी यही है कि कहीं से भी निकल के बाहर एब्डोमेन में आ गया, लाइक यूट्रस से, टीयर होकर के, लाइक ओवरी से, ट्यूब से, तो दैट इज़ सेकेंडरी. अब लोकेशन ऑफ इम्प्लांटेशन, ये इंट्रा पेरिटोनियल भी हो सकता है और एक्स्ट्रा पेरिटोनियल भी हो सकता है, लाइक ब्रॉड लिगामेंट में. अब फेट ऑफ सेकेंडरी एब्डोमिनल प्रेगनेंसी क्या है? ओवम डेथ लीड टू कंप्लीट एब्जॉर्प्शन,
Placenta separation causes the massive intraperitoneal hemorrhage. Infection may create fistulous connection between the intestine, bladder, vagina and umbilicus. Majority of the fetus dies, resulting in mummification, adipocere formation and calcification. Rarely pregnancy continue to term with malformation. कई बारी कंटिन्यू टर्म तक भी हो जाती है लेकिन माल फॉर्मेशन होता है उसमें. अब मैनेजमेंट क्या है इसकी, मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी. अर्जेंट लैप्रोटमी रिक्वायर्ड रिगार्डलेस ऑफ द गेस्टेशनल पीरियड. आइडियल टू रिमूव द एंटायर सैक, fetus, placenta and membrane. Placenta may be left if attached to the vital organs. It will be absorbed by the aseptic autolysis. नेक्स्ट है सर्वाइकल प्रेगनेंसी. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एम्बेड दिख रहा है. ये इम्प्लांटेशन सर्वाइकल कैनाल में होता है एट और बिलो द इंटरनल लॉस. अप्रॉक्सीमेटली 1 in 18,000 प्रेगनेंसी. इसका रिस्क फैक्टर है प्रीवियसली इंड्यूस्ड अबॉर्शन, सिजेरियन सेक्शन, एशरमैन सिंड्रोम, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, DES का एक्सपोजर या फिर लियोमायोमा. अब इसका क्लिनिकल क्राइटेरिया क्या है, पॉलमैन एंड मैकेलन. इसमें यूट्राइन ब्लीडिंग होगी विदाउट क्रैम्पिंग आफ्टर द एमिनोरिया. सर्विक्स डिस्टेंट होगा, थिन वॉल्ड एंड सॉफ्ट, पाल्पेबल और एनलार्ज यूट्राइन फंडस एंड इंटरनल लॉस शुड बी क्लोज. एक्सटर्नल लॉस पार्शियली ओपन रहेगा इसमें आपका. अब अल्ट्रासाउंड क्राइटेरिया जो है ये क्लिनिकल, पॉलमैन क्राइटेरिया जो है वो क्लिनिकल क्राइटेरिया है और अल्ट्रासाउंड क्राइटेरिया जो है जो कि अमेरिकन जर्नल ऑफ ऑब्स्टेन गायनी ने बताया हुआ है कि इको फ्री यूट्राइन कैविटी और गैस्टेशनल सूडो गैस्टेशनल सैक, प्रेजेंस ऑफ रेसिडुअल रिएक्शन, आर ग्लास शेप्ड और बलून सर्वाइकल कैनाल, गैस्टेशनल सैक लोकेटेड इन द एंडोसर्विक्स, इंटरनल लॉस क्लोज होगा, प्लेसेंटल टिश्यू प्रेजेंट इन द सर्वाइकल कैनाल. याद करने का तरीका वही है कि आप जैसे यूट्राइन कैविटी देखोगे अल्ट्रासाउंड में तो आपको वो तो खाली मिलने वाली है. डेसिडुअल रिएक्शन तो मिलेगा, स्यूडोसैक बताया था एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जो मिलता है. आर ग्लास इसलिए मिल रही है क्योंकि यूट्रस भी थोड़ा सा है, फिर इंटरनल लॉस आपका क्लोज है, फिर आपका बलून शेप का सर्वाइकल कैनाल हो गई तो ये आर ग्लास बन गया आपका. सैक जो है वो एंडोसर्विक्स में मिल रहा है, इंटरनल लॉस आपका क्लोज है और प्लेसेंटल टिश्यू आपको सर्वाइकल कैनाल में मिल रहा है. ईजी है. अब हिस्टोपैथोलॉजिकल क्राइटेरिया. अभी हमने क्लिनिकल क्राइटेरिया देख लिया, अल्ट्रासाउंड क्राइटेरिया देख लिया. अब हिस्टोपैथोलॉजिकल क्राइटेरिया जिसमें सर्वाइकल ग्लैंड प्रेजेंट होंगी अपोजिट टू द प्लेसेंटा. प्लेसेंटल अटैचमेंट शुड बी बिलो द एंट्रेंस ऑफ द यूट्राइन वेसल्स इन द सर्विक्स. नो फीटल एलिमेंट शुड बी फाउंड इन द कॉर्पस यूट्राइन, मतलब यूट्रस के अंदर, बॉडी के अंदर आपको कोई भी फीटल एलिमेंट नहीं मिलेगा. आप इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या क्या बना सकते हैं, सर्वाइकल कार्सिनोमा, सर्वाइकल सबम्यूकस फाइब्रॉइड, कोई ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर या तो फिर प्लेसेंटा प्रीविया. सर्जिकल मैनेजमेंट क्या है, रेडिकल सर्जरीज भी पहले ट्रेडिशनली मेन स्टे कर लेते थे, हिस्टेक्टमी हो जाती थी. कंजर्वेटिव आप DNC कर सकते हो बट रिस्क ऑफ हैवी ब्लीडिंग होती है पेशेंट में. सर्कलाज भी होता है मैकडोनल्ड एसिरोट कर ताकि प्रेगनेंसी ऊपर चली जाए. उसके बाद ट्रांसवजाइनल लाइगेशन ऑफ सर्वाइकल ब्रांच ऑफ द यूट्राइन आर्टरी ताकि ब्लीडिंग ना हो और फिर आप DNC करके उसको निकाल दें. एंजियोग्राफिक यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन, इंट्रा सर्वाइकल वेसोप्रेसिन इंजेक्शन या फिर फोलीज कैथेटर टैम्पोनेट. अब मेडिकल मैनेजमेंट रिसेंटली इंड्यूस हुआ है जिसमें आप सिंगल या फिर कंबाइंड ड्रग थेरेपी दे सकते हैं जिसमें आप सर्जरी भी इंक्लूड कर सकते हैं लाइक मिथोट्रिक्सेट, एक्टिनोमाइसिन, KCL एंड इटोपोसाइड. कंजर्वेटिव मैनेजमेंट लेस इन्वेजिव ऑप्शन बिटवीन द रेडिकल एंड द मेडिकल थेरेपी. अब नेक्स्ट आती है आपकी कॉर्नुअल प्रेगनेंसी. कॉर्नुअल प्रेगनेंसी भी दो टाइप की है. एक कॉर्नुअल प्रेगनेंसी वो है जो कि बाइकॉर्नुएट यूट्रस के रूडिमेंट्री हॉर्न में हो रही है और एक इंटरस्टिशियल कॉर्नुअल प्रेगनेंसी है जो कि फेलोपियन ट्यूब के इंटरस्टिशियम पार्ट में होती है और नियर बाय द कॉर्नुआ ऑफ द नॉर्मल यूट्रस वो भी होती है. इसमें क्या होता है, ये जो है प्रेगनेंसी बहुत लंबे समय तक जाती है, यूजुअली 12 to 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी तक ये कंटिन्यू हो जाती है. इसका DD क्या क्या है, इंटरस्टिशियल ट्यूबल प्रेगनेंसी, पेनफुल लियोमायोमा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ओवेरियन ट्यूमर विथ प्रेगनेंसी, एसिमेट्रिकल यूट्राइन enlargement, implantation in the cornua of the normal uterus is sometimes called the angular pregnancy.
ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है इसमें, रिमूवल ऑफ द अफेक्टेड कॉर्नुआ विद द प्रेगनेंसी, हिस्टेक्टमी भी कई कई बार करनी पड़ जाती है इसमें, और हिस्ट्रोस्कोपिकली गाइडेड सक्शन एंड क्यूरेटाज इफ एप्लीकेबल। अब आती है हेट्रोट्रोपिक प्रेगनेंसी। हेट्रोटिपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, जिसमें दो प्रेगनेंसी है, ट्विन मतलब प्रेगनेंसी, जिसमें एक इम्प्लांट हुई है इंट्रायूट्राइन और एक इम्प्लांट हुई है एक्स्ट्रा यूट्राइन। तो एक्स्ट्रा यूट्राइन में कहीं भी इम्प्लांट हो सकती है। इसका जो इंसिडेंस रेट है वो 1 in 30,000, विथ ART 1 in 7,000, विथ ओव्यूलेशन इंडक्शन 1 in 900। रिस्क फैक्टर क्या है इसका, यूज़ ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक, राइजिंग HCG लेवल आफ्टर डायलिटेशन एंड क्यूरेटाज, प्रेजेंस ऑफ मोर देन 1 कॉर्पस ल्यूटियम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, maternal mortality depend on the ectopic pregnancy site. Ectopic pregnancy may be surgically removed while continuing the intrauterine pregnancy, और अगर RH नेगेटिव है तो 50 माइक्रोग्राम एंटी-डी का इंजेक्शन दे करके आप RH सेंसिटाइजेशन से प्रिवेंट कर सकते हैं। अब आता है इंटरस्टिशियल प्रेगनेंसी। इंटरस्टिशियल प्रेगनेंसी जो है वो आपका 2% केसेस में देखने को मिलती है। रप्चर टिपिकली हैपन लेट एंड अराउंड 3 to 4 month ऑफ गेस्टेशन, मतलब टिपिकली रप्चर ही होती है ये, लंबे समय तक इसका गेस्टेशन जाता है क्योंकि उसको ब्लड सप्लाई यूट्रस से भी मिलती है और ट्यूब से भी मिलती है, तो ये 3 to 4 month तक खिंच जाती है ये प्रेगनेंसी। रप्चर इज ऑफन फेटल ड्यू टू द सीवियर ब्लीडिंग ऑफ बोथ यूट्राइन एंड ओवेरियन आर्टरीज। अर्ली unruptured cases can be treated with local or intramuscular methotrexate and follow-up. Cornual resection by a laparotomy is an option but carries the high risk of uterine rupture क्योंकि आप nearby uterus के कट लगा रहे हैं in the future pregnancy, and rupture require the hysterectomy. Caesarean ectopic pregnancy, recently reported condition, ultrasound show empty uterine cavity with gestational sac attached to the lower segment caesarean scar. Clinical features resemble threatened or inevitable abortion, जैसे कि इसमें दिखाया हुआ है, ये स्कार पे आके इम्प्लांटेशन हो गया, तो रिजेंबल थ्रेटेंड और इनएविटेबल अबॉर्शन। डायग्नोसिस कंफर्म्ड बाय द डॉपलर इमेजिंग। ट्रीटमेंट ऑप्शन इज मिथोट्रिक्सेट इंजेक्शन, हिस्टेक्टमी फॉर द मल्टीपेरस वुमेन, स्कार रिसेक्शन एंड सूचरिंग इन द यंग पेशेंट। हाई रप्चर रिस्क, ठीक है, रप्चर रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाती है इसमें। समरी एट द एंड, rising incidence of the ectopic pregnancy but decreasing maternal mortality। राइजिंग इंसिडेंस क्यों, क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, रिस्क फैक्टर क्योंकि लेट मैरिजेस वगैरह हो रही हैं, हाई रिस्क मतलब PID बढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें, और अर्ली डायग्नोसिस, और पर मैटरनल मॉर्टेलिटी कम हो रही है क्योंकि हम अर्ली डायग्नोसिस बना लेते हैं पेशेंट का। अगर हम अर्ली डायग्नोसिस करेंगे, इम्यूनो एसे फॉर बीटा SC सीरम, बीटा SCG लेवल, हाई रिजोल्यूशन अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी, शिफ्ट फ्रॉम एब्लेटिव सर्जरी टू द कंजर्वेटिव सर्जरीज एंड फर्टिलिटी प्रिजर्विंग ट्रीटमेंट। Laparotomy recommended only when diagnosis is uncertain. Laparoscopy treated preferred for unruptured ectopic pregnancy. Mandatory careful patient monitoring and counseling. Thank you.